नमस्कार। चलिए आज हम लोग देखते हैं लूसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। ये लूसेंट बुक है, इसी का हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस का लगभग 1000 सवाल इसमें दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस का 1000 एमसीक्यू, राज्य व्यवस्था, एक क्लास सब खल्लास, मद निषेध, सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के लिए यह एक टॉनिक के समान होगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, पहला टॉपिक क्या है? भारत का संवैधानिक इतिहास। क्या है? भारत का संवैधानिक इतिहास। एक नंबर सवाल है, बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पूना समझौता हुआ था 1932 में, इसमें क्या प्रावधान किया गया था? तो इसमें हो जाएगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसमें ऑप्शन ए नंबर जो दिया है, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखना। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का यह क्या होता है? सन 1928 में। कब? सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। किसने लाया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा पहली बार भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग किया गया था। लेकिन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने डोमिनियन स्टेटस का विरोध करते हुए पूर्ण स्वराज की मांग किया। जवाहरलाल नेहरू का जो पिता था मोतीलाल नेहरू, 1928 में डोमिनियन स्टेट की मांग किया ब्रिटिश सरकार से, लेकिन नहीं दिया। उसके बाद 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया। कहा कि नहीं, अब हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। आप बोलिएगा कि ये डोमिनियन स्टेट क्या होता है? डोमिनियन स्टेट ये क्या होता है? तो डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि भारत के आंतरिक भाग में, डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि जिसमें किसी देश के अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वायत्ता यानी स्वतंत्रता होता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप में वह ब्रिटिश राजशाही यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होता है। डोमिनियन स्टेट का मतलब यह होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड इरविन की घोषणा एक आया। इरविन की घोषणा में कहा गया कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने घोषणा किया कि भविष्य में भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहां दिया गया है बी नंबर में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। यह क्या है? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुसलमानों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मान्यता दिया गया था। मुसलमानों के लिए। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया? कहने का मतलब है कि वह कौन सा अधिनियम है जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सत्ता था भारत का, वह ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन के हाथ में चले गया। यह कौन सा अधिनियम था? तो यह अधिनियम हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। अगर हम पूना समझौता के बारे में आपको नहीं बताए, पूना समझौता उसे हम लोग पूना पैक्ट भी कहते हैं, जो बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे के यरबदा जेल में 24 सितंबर 1932 कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यह जो समझौता हुआ, यह तेज बहादुर सप्रू और एम जयकर और घनश्याम दास बिरला के प्रयासों से किया गया था। इसमें परिणाम क्या निकला? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल
समाप्त कर दिया गया और इसके बदले प्रांतीय विधान मंडलों में उनकी आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया। आपसे सवाल अगर पूछे कि पूना पैक्ट समझौता के तहत दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में सीटों की संख्या कितना बढ़ाया था, तो 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया था। 147 कर दिया था। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर हम लोग सवाल अभी देख रहे थे, तो इसमें आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 भारत के गवर्नर जनरल को इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। अगर हम लोग देखें भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था, जबकि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग होगा, लॉर्ड कैनिंग ही होगा। इसी अधिवेशन के तहत ब्रिटिश कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन या ताज के हाथों में चले गया शासन। इसी अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया, उसके बदले एक मंत्री पद लाया गया। इसी अधिनियम के तहत भारत सचिव का एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव का। इसी अधिनियम के तहत भारत में मुगल वंश का अंत किया, मुगल शासन जो चल रहा था उसका अंत किया। ज्यादा डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा क्लास चले जाएगा, क्योंकि 1000 से अधिक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, तो क्या हो जाएगा आंसर, भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश अगर हम लोग देखें तो अभी अगर कोई कानून वर्तमान में अगर कोई कानून नहीं चलता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा कोई कानून अगर नहीं, यानी कि सत्र नहीं चल रहा है, अगर कोई कानून की आवश्यकता पड़ जाता है तो अभी जो है ना वर्तमान में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का न्यूनतम अवधि अगर हम लोग देखें तो 6 सप्ताह और अधिकतम देखें तो 6 माह होता है। अध्यादेश अभी अगर हम लोग देखें तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और राज्यपाल अगर करते हैं, राज्यपाल 213 के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। यह कोई नया चीज नहीं है। अध्यादेश 1861 अधिनियम के तहत आया था। इसी अधिनियम के तहत भारत में मंत्रिमंडलीय प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली की नींव रखी गई थी। इसी अधिनियम के तहत आईपीसी इंडियन पेनल कोड की भी एक धारा बनाया गया था, आईपीसी की धारा भी बनाया गया था। यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक ने स्वीकार किया था। इसमें कहा गया है कि भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना है और इसके लिए भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह बात पहली बार किसने कहा था, तो यह बात किसने कहा था, तो लिनलिथिगो का अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था। लिनलिथिगो का अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था। अगस्त प्रस्ताव यह क्या है, 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो द्वारा भारत में पेश किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, भारत को भविष्य में एक डोमिनियन स्टेट देने का वादा किया, एक डोमिनियन स्टेट देने का वादा किया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब किया गया पारित, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो 1773 में। कब किया गया, 1773 में।
1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। कलकत्ता में, जिसका प्रथम, अगर हम प्रथम मुख्य न्यायाधीश देखें तो सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। किसे? सर एलिजा इम्पे को। और उसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे, चेस्टर, लिएस्टर और हाइड्रे। उसके बाद अगर हम देखें, छठा नंबर क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। कब आया था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इस पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन कब किया गया? 1786 में। यही सवाल है। 1786 में संशोधन करके कहा गया कि 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को एक विशेषाधिकार या वीटो प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को क्या किया गया? एक विशेषाधिकार या वीटो शक्ति दिया गया। वीटो शक्ति दिया गया। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को क्या दिया गया? एक वीटो शक्ति दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? अभी जस्ट हम आपको बताएं कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। 1784 में पारित हुआ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है तो भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909। क्यों मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसे कहते हैं? क्योंकि इस समय मॉर्ले और मिंटो, लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे और मार्ले जो थे ये भारत सचिव थे। भारत सचिव कौन थे? मार्ले। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। इसलिए इस अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के तहत आपको 2 चीज याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें 2 चीज याद रखिए, उसके बाद कुछ नहीं रखना याद। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया। सबसे मस्ट, यही सवाल ज्यादा पूछता है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया, अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। उसके बाद वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। इसी अधिनियम के तहत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया और प्रथम जो सदस्य शामिल हुआ भारतीय, उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 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 उसके बाद हम लोग देखते हैं 9 नंबर सवाल, मिंटो मार्ले सुधार या मार्ले मिंटो बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसमें हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। जस्ट अभी तुरंत हम बताए, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात इसमें कहा गया है और दिया गया था। मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1909 में। कब किया गया था? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा हो जाएगा? मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी 1909 में? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि, यही अभी जस्ट हम आपको बताए थे
कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, उसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दिया गया था। यही आंसर होगा। 13 नंबर देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, क्या था? अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर में कहता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो इस समय जो है ना, मॉन्टेग्यू क्या था? एक भारत सचिव था, एक भारत सचिव था। और चेम्सफोर्ड कौन था? ये भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था, या वायसराय बोलिए, जो बोलिए, एक वायसराय था। इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। और यह कब आया था? 1919 में। कब आया था? 1919 में। कब आया था? 1919 में। इसमें क्या कहा गया था? 1919 का अधिनियम में। और इसे लागू कब किया गया था? तो 1921 में। 1919 में आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। लाइन भाग गया है, बैटरी मेरा बैठने वाला है। फिर आगे हम लोग क्लास लेंगे, लाइन आएगा तो उसके बाद हम क्लास आपका लेंगे। जय हिंद।